Good morning, students. I welcome you all on this online study platform. Today, we are going to read about an important poem. आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th यूपी बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आपसे पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो जो हमारा पोइट्री सेक्शन है हमारी बुक का, इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें जो हमारा सेकंड पोएम है वो है द ट्रू ब्यूटी। अब ट्रू ब्यूटी शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि वास्तविक सुंदरता। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता और ट्रू मतलब होता है वास्तविक या सच्ची। तो इसमें वास्तविक सुंदरता क्या है, सच्ची सुंदरता क्या है, उसके बारे में ये पोएम है। अब इस पोएम को लिखा किसने है? इस पोएम को लिखा है थॉमस कैरी ने। अब यहाँ पे जो इसके पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है उनका नाम है थॉमस कैरी। यहाँ पे CAREW। इसको हम कैरियू नहीं पढ़ेंगे, इसको कैरी पढ़ेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कैरी। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कैरी। तो जो इसके पोएट है वो है थॉमस कैरी। अब थॉमस कैरी क्या थे? एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस पोएट थे 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में। ये 17th सेंचुरी के एक फेमस पोएट थे, फेमस पोएट। और ये शिष्य थे एक बहुत ही ग्रेट, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से एक महान कवि के, राइटर के, जिनका नाम था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कौन थे? इनके गुरु थे। और जो ये पोएट हैं ये क्या थे? डिसिपल थे। डिसिपल मतलब होता है शिष्य। तो अब जो हमारा आज का पोएम है द ट्रू ब्यूटी, उसको लिखा है थॉमस कैरी ने। थॉमस कैरी एक फेमस पोएट थे, रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और इनके जो गुरु थे, जिनके ये शिष्य थे, उनका नाम है बेन जॉनसन। तो थॉमस कैरी के जो गुरु थे बेन जॉनसन के जो एक शिष्य थे वो थे थॉमस कैरी। थॉमस कैरी बेन जॉनसन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। बेन जॉनसन जिस तरह से उनकी राइटिंग्स थी, जो उनकी लेखनी थी, कि किस लय से, किस रिदम से और किस मीनिंग से, किस एक्सप्रेशन से वो पोएट लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इसीलिए वो उनके द्वारा डेवलप किया गया जो पैटर्न था पोएम्स का, उनको वो फॉलो करते थे और वैसे ही पोएम्स, वैसे ही कविताएं लिखने की कोशिश करते थे जैसा कि बेन जॉनसन लिखा करते थे। तो आपको केवल दिमाग में इतना लिखना है कि द ट्रू ब्यूटी इज ए पोएम विच इज़ रिटन बाई, जो कि लिखा गया है बाई ए फेमस पोएट, एक बहुत ही मशहूर पोएट के द्वारा, थॉमस कैरी। एंड थॉमस कैरी वॉज, और जो थॉमस कैरी थे वो क्या थे? अ डिसिपल, एक शिष्य थे किसके? द ग्रेट पोएट और राइटर बेन जॉनसन। जो महान लेखक थे हमारे बेन जॉनसन, उनके शिष्य थे। तो अब आइए हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पोएम में लिखा क्या है। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल टेल यू ईच वर्ड फ्रॉम लाइन बाय लाइन and also tell you the important meanings that you can face in your board exams, and I urge you to write it down in your fair copy and also learn it timely. चलिए अब इसमें जो हमारा पोएम है उसको हम एक ओवरऑल व्यू अगर देखें तो इस पोएम को 2 स्टांजा में डिवाइड किया गया है। एक स्टांजा यहाँ पर है, दूसरा स्टांजा यहाँ पर है। दोनों स्टांजा में 6 लाइन्स हैं। इसमें भी 6 लाइन है, इसमें भी 6 लाइन है। अब ये जो हमारा पोएम है, इसमें जो हमारा पोएट है वो ये बताता है कि वास्तविक सुंदरता आखिर होती क्या है। अब इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जो हमारी पहले स्टांजा का जो फर्स्ट लाइन है वो है ही दैट लव्स, ही मतलब है वह आदमी,
किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि इस पूरे पोयम में एक हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी पर्सन हो, वो कोई भी हो सकता है, हम में से आप में से कोई भी हो सकता है। तो राइटर पोएट ने उस व्यक्ति के लिए इस प्रोनाउन का यूज किया है। ही मतलब यहाँ पर वह व्यक्ति, वह ही दैट लव्स अ रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। ये हमारा एक 4 लाइन्स थे। तो इसको हम अब वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। इसको ध्यान से देखिए। ही मतलब वह, दैट मतलब होता है जो कि, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। लव्स मतलब है प्रेम करना। ए रोजी चीक का मतलब है, रोजी मतलब है गुलाब से संबंधित यहाँ पे है, और चीक मतलब होता है गाल। तो यहाँ पे रोजी चीक का मतलब है कि जिस तरह गुलाब रेड कलर का होता है, उसी तरह जो गाल है वो भी बिल्कुल रेडिश कलर का हो, गुलाबी गाल हो, रेड कलर का। तो यहाँ पे बताया गया है कि वह व्यक्ति, ही दैट लव्स, जो कि प्रेम करता है, वह व्यक्ति जो कि प्रेम करता है, किससे करता है? ए रोजी चीक, एक गुलाबी गालों से, या ऐसे चीक, ऐसे गाल जो रेडिश कलर के हों। तो वह व्यक्ति जो कि प्रेम करता है गुलाब की तरह, जो दिखने में गाल न गुलाबी गालों से, और एक कोरल लिप एडमायर्स, अथवा एक कोरल लिप। यहाँ पे कोरल क्या है? एक जेम है। जेम मतलब होता है एक रत्न। कोरल को कहते हैं मूंगा, जो कि रत्न होता है, और ये इसका जो कलर होता है वो लाल होता है। तो यहाँ पे जो पोएट वो कह रहा है कि वह व्यक्ति जो मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है। यहाँ पे एडमायर्स जो है, एडमायर्स का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। एडमायर्स का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। तो यहाँ पे फिर से हम देखिए कि वह व्यक्ति, वह व्यक्ति दैट लव्स, जो कि प्रेम करता है, अ रोजी चीक, गुलाबी गालों से, और एक कोरल लिप्स एडमायर्स, अथवा प्रशंसा करता है मूंगे के समान होठों से। अब मूंगा एक रत्न होता है, एक जेम होता है, जो कि रेड कलर का होता है। तो यहाँ भी जो पोएट कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो ऐसे होठ जो कि लाल हों, उनकी प्रशंसा करता हो, उसकी सुंदरता के बारे में प्रशंसा करता हो, उसकी तारीफ करता हो, तो फिर क्या होगा उसके साथ? आगे बढ़ते हैं। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक, और मतलब अथवा है, फ्रॉम मतलब है से, स्टार लाइक आइज मतलब है तारों की तरह चमकीली आँखें, चमकती हुई आँखें। डॉथ मतलब है डज, सीक मतलब है प्राप्त करना, अथवा वह तारों की तरह चमकीली आँखों से प्राप्त करता है। इसका मतलब सीक का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना, प्राप्त करना। टू गेट हो जाएगा इसका सिनोनिम, टू गेट। तो अथवा वह तारों के समान चमकीली आँखों से प्राप्त करता हो। अब क्या चीज़ प्राप्त करता है वो नेक्स्ट लाइन में बताया गया है। फ्यूल, क्या प्राप्त करता है? फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। फ्यूल टू मेंटेन, और जो ईंधन प्राप्त करता है उससे क्या करता है? टू मेंटेन, मेंटेन करता है, मरम्मत करता है। हिज फायर्स, फायर्स मतलब है यहाँ पर जो प्रेम की आग है, जो प्यार की आग है उस व्यक्ति के अंदर, उसको क्या करता है? वो मेंटेन करता है। मेंटेन मतलब बनाए रखता है। तो फिर से देखिए यहाँ पे, ही वह, दैट लव्स जो कि प्रेम करता है, ए रोजी चीक गुलाबी गालों से, और एक कोरल लिप्स अथवा मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता हो ऐसा व्यक्ति, अथवा तारों की भांति सुंदर चमकीली आंखों से वह प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ईंधन, ताकि वो जो उसके अंदर फायर्स है, जो प्रेम की आग है, उसको क्या कर पाए? वो मेंटेन कर पाए, उसको बनाए रखे, उसको मेंटेन करे। तो इसमें इन चारों लाइन में यही बताया गया है कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता हो, या मूंगे के समान होठों से प्रेम करता हो, अथवा जो आँखों की तरह चमकीली आँखें हैं उससे वो प्राप्त करता हो। फ्यूल मतलब है ईंधन,
ताकि वो जो उसके अंदर फायर्स हैं, ज्वाला है, उसको मेंटेन कर पाए, उसको बनाए रखे। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगली लाइन में, एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डिके। अब इसके बाद एक थोड़ा डाइवर्जन आ गया है इस पूरी लाइन के बाद मीनिंग्स में। अब जो पोएट है वो कह रहा है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स, ओल्ड टाइम मतलब है जब समय बीत जाता है तो उसको ओल्ड टाइम कहते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है, जब धीरे धीरे वो समय उसका बीतता जाएगा तो वो धीरे धीरे ओल्ड होता जाएगा, वृद्ध अवस्था में जाएगा। तो यहीं पर जो ओल्ड टाइम लिखा गया है उसका मतलब है वृद्ध अवस्था से है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स, की वृद्ध अवस्था क्या कर देती है, मेक्स बनाती है, दीज डिके, इन सभी चीज़ों को डिके कर देती है। डिके मतलब करना क्या होगा, नष्ट करना। सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, हिंदी में हो जाएगा नष्ट करना, नष्ट करना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही समय बीतता है वैसे ही जो ये सारी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं ये धीरे धीरे डिके होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। सो हिज फ्ल्यूम्स, इसीलिए उसका जो फ्ल्यूम्स है, फ्ल्यूम्स मतलब है ज्वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यार की ज्वाला। तो उसके अंदर जो प्यार की ज्वाला है मस्ट वेस्ट अवे, वो भी क्या कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वेस्ट अवे मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, ये हो जाएगा खत्म हो जाना। अब ये हमने एक स्टांजा पढ़ा है, इसको फिर से हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि एक काल्पनिक व्यक्ति है, और उसको संबोधित करते हुए जो हमारा पोएट है, कवि है, वो कहता है कि वह व्यक्ति जो गुलाब के समान गालों से, गुलाब की तरह प्रतीक होने वाले गालों से, गुलाब की तरह रेड कलर के गालों से स्नेह करता हो, प्रेम करता हो, अथवा जो मूंगे की समान होठों से या मूंगे की तरह लाल दिखने वाले होठों की प्रशंसा करता हो, एडमायर्स मतलब प्रशंसा करना है, अथवा जो कि तारों की तरह चमकीली आंखों से प्राप्त करता है ईंधन, और उस ईंधन से क्या करता है, मेंटेन, बनाए रखता है हिज फायर्स, अपने प्रेम की आग को। हिज फायर्स मतलब यहाँ पर है कि प्रेम की आग, कि वह जो तारों की भांति चमकीले आंखों से ईंधन प्राप्त करता है, उससे वो जो उसके अंदर प्रेम की आग है, फायर्स है, लव फायर्स है, उसको क्या करता है, वो मेंटेन करता, बनाए रखता है। एज ओल्ड टाइम्स में, जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के बीतने के साथ जो ये सारी चीज़ें हैं, अब वो कौन सी चीज़ें हैं, गुलाबी गाल हैं, मूंगे के समान लाल होंठ हैं और तारों की तरह चमकीले आँख हैं, ये सारी चीज़ें, जो तीनों चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, वो क्या, उनके लिए यहाँ पे दीज का यूज हुआ है। दीज मतलब ये सब, तो ये सब में यही तीनों चीज़ें हैं कि जैसे ही समय बीतता है तो ये चीज़ें क्या कर जाती हैं, डिके कर जाती हैं, नष्ट कर जाती हैं। सो हिज फ्ल्यूम्स, और जब ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, जो कि देखने में भौतिक रूप से बहुत ही सुंदर लगती हैं, जब ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो उसके अंदर का जो फ्ल्यूम है, फ्ल्यूम मतलब प्यार की जो ज्वाला, प्यार की जो अग्नि है, उसके अंदर लालसा है, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट अवे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टांजा है। फर्स्ट स्टांजा में आपको ये बताया गया है कि वह व्यक्ति जो शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता हो, स्नेह करता हो, तो उसके साथ क्या होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो जो शारीरिक सुंदरता है, बाहरी सुंदरता है, वो नष्ट हो जाएगी, और जो प्रेम वो शारीरिक सुंदरता के लिए कर रहा था, वो प्रेम भी कहीं ना कहीं वेस्ट अवे मतलब खत्म हो जाएगा। तो पहले स्टांजा में यही बताया गया है। अब दूसरे स्टांजा में हम बात करते हैं, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। अब ये जो सेकंड स्टांजा, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टांजा है। इसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे और अपने शब्दों में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। अब जो पोएट है वो बता रहा है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो क्या होता है, उसके बारे में दूसरे स्टांजा में बताया गया है। इसमें बोला गया है बट, लेकिन एक स्मूथ, स्मूथ मतलब होता है इवन, समतल, एक समतल, और स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब होता है, इसको हम कोमल या समतल भी लिख सकते हैं। स्टीड फास्ट मतलब होता है दृढ़, दृढ़।
तो इसमें पोएट कहता है कि लेकिन एक कोमल और दृढ़ माइंड में, मस्तिष्क में, दिमाग में, एक स्मूथ, एक सॉफ्ट, एक कोमल और एक दृढ़ मस्तिष्क में, दिमाग में जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। अब जेंटल मतलब होता है सज्जन, इसका मतलब हो जाएगा पोलाइट, इसका मतलब होता है सज्जन। सज्जन मतलब हम अच्छे भी कह सकते हैं कि जो चीज़ें अच्छी होती है उसको जेंटल भी कहते हैं। जेंटल थॉट्स मतलब सज्जन विचार या अच्छे विचार, एंड काम डिजायर्स, काम मतलब होता है शांत, शांत, और डिजायर्स मतलब होता है इच्छाएं। ऐसे बताया गया है कि लेकिन एक कोमल और दृढ़ मस्तिष्क में अगर अच्छे विचार हैं, अगर सज्जन विचार हैं, और जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, उसके अंदर शांत इच्छाएं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा डिजायर नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, ये मैं ऐसे हूँ, एक ऐसी लाइफ में व्यतीत करूँ, तो ये सब ऐसी कोई बात ना हो उसके अंदर। जो डिजायर, उसकी इच्छाएं बिल्कुल काम हो, शांत हो, कुछ भी ना हो। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। अब इस लाइन को आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हार्ट्स लिखा गया है जो कि एस लगाया के प्लूरल बना दिया गया है। इसका मतलब हार्ट मतलब होता है हृदय। अगर हार्ट मतलब जो हृदय उसका प्लूरल बना दे तो एक से ज़्यादा हृदय की बात हो रही है। अब एक से ज़्यादा हृदय का मतलब है कि यहाँ पे दोनों पर्सन की बात हो रही है, दोनों लोगों की बात हो रही है। हार्ट्स का यहाँ पे दोनों लोगों की बात हो रही है। ये जो दोनों लवर हैं, जो दोनों प्रेमी या प्रेमिका हैं, उन दोनों की बात हो रही है, उनके दिल की, दोनों के दिलों की बात हो रही है कि हार्ट्स विथ इक्वल लव, कि उनके जो हृदय हैं उनमें क्या होगा, वे कंबाइंड होंगे। कंबाइंड मतलब है जुड़े हुए होंगे। किससे जुड़े हुए होंगे? इक्वल लव, एक समान स्नेह से जुड़े हुए होंगे। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और किंडल मतलब है उत्तेजित करना। इसको हम, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एक्साइट। तो किंडल मतलब यहाँ पे हो जाएगा उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। तो जो शब्द आपको अंडरलाइन किए जा रहे हैं उसको आप हिंदी में उसकी मीनिंग और उसका सिनोनिम क्या है वो भी लिखा जा रहा है, जरूर लर्न करिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस लाइन की तरफ कि हार्ट से जो दोनों व्यक्तियों के हृदय हैं, जो दोनों व्यक्तियों के हृदय है वो उनमें एक समान स्नेह भरा हुआ है, कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है। किंडल जो कि उत्तेजित करता है कभी ना मिटने वाली, फायर्स मतलब आग को। तो कभी ना मिटने वाली आग को उत्तेजित कौन करता है? जो दोनों का हृदय एक समान प्रेम से भरा है। और ऐसे कौन व्यक्ति होंगे जिनका दिमाग क्या होगा? दृढ़ होगा, स्टीड फास्ट होगा, और जिनका मस्तिष्क क्या होगा? बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। और उस माइंड के अंदर जो विचार होंगे वो अच्छे विचार होंगे, जेंटल होंगे, और जो उस मस्तिष्क, जो उस पर्सन की इच्छाएं होंगी वो बिल्कुल ही शांत होंगी, काम होंगी। तो नेक्स्ट जो लास्ट टू लाइन्स हैं उसी तरह बढ़ते हैं। वेयर दीज और नॉट। अब यहाँ पे दोनों लाइन्स में पोएट अपनी फीलिंग को व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। इसमें पोएट बता रहा है कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ कहीं पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। कौन कौन चीज़ें? जो यहाँ पे आपको बताई गई हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आई डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। तो मैं क्या करता हूँ? ऐसे व्यक्तियों से घृणा करता हूँ। जहाँ कहीं भी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके अंदर, मस्तिष्क के अंदर अच्छे विचार हों और शांत इच्छाएं हों, जिनके हृदय के अंदर प्रेम ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों की मैं घृणा करता हूँ, उनसे मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स और लिप्स और आइज, और मैं घृणा करता हूँ उन प्यारे गाल से, होठों से और आँखों से। तो यहाँ पे ये तो हमारा पोयम था। इसमें पोएट कहता है कि, पोएट ये बताता है कि जो हमारी शारीरिक सुंदरता है वो समय के साथ नष्ट हो जाएगी। वो प्रेशर देता है किसके ऊपर? स्पिरिचुअल ब्यूटी के ऊपर। जो आध्यात्मिक सुंदरता है, मन की सुंदरता है, हृदय की सुंदरता है, उसके लिए प्रेरित करता है युवाओं को। और ये कहता है कि शारीरिक जो फिजिकल अपीयरेंस हैं उसके आधार पर हमें जो अपना जीवन है उसको सर्वाइव नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा पोयम था। अब इस पोयम में जो हमारा दूसरा स्टांजा है, आप सभी लोगों को इस दूसरे स्टांजा का कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन जो भी होता है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना है और उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपलोड करना है।
और जो भी यहाँ पे वर्ड्स की मीनिंग बताई गई हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर कॉपी में लिखिएगा, उसके सिनोनिम क्या होते हैं, उसको एंटोनिम क्या होते हैं वो भी लर्न करिएगा। और इनके जो पोएट हैं थॉमस कैरी, उनके बारे में बताया गया कि वो एक मशहूर पोएट थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। वे किसके शिष्य थे, किनके शिष्य थे? बेन जॉनसन के। बेन जॉनसन एक महान राइटर भी थे और कवि भी थे, वो भी इंग्लैंड के ही थे। और ये 17वीं शताब्दी के पोएट थे जिन्होंने ट्रू ब्यूटी नामक एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड ट्राई टू read again line by line the poem that I have written here, and also do the homework that I gave you, and you have to write context difference and explanation of the second stanza. And thank you students, have a nice day.